अभी हम शुरू कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक के बाद मेन टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन। फोटोन की प्रॉपर्टीज क्या है? तो हमको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम देखा होगा कि ये फोटोन है। फोटोन इज ए क्वांटा ऑफ फोटोन। देवराज, एक फोटोन होता है ना, उसकी एनर्जी होती है एच। यानी आप जब किसी मेटल पे इंसिडेंट करोगे ना, तो एक फोटोन इंसिडेंट करोगे तो उसके पास एनर्जी रहेगी एच। और आप एच एनर्जी इंसिडेंट कर रहे हो तो मेटल के साथ उसका इंटरेक्शन हो रहा है फोटोन का, और मेटल में से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं बिकॉज मेटल इज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो उसका बॉन्डिंग बहुत वीक होता है। जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो बाहर आ जाता है जल्दी से, तो उसको हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। उसकी जो एनर्जी होती है इक्वल टू एच एफ होती है। इट इज ऑल्सो नोन एज ए क्वांटा। इट इज नोन एज ए क्वांटा। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि c इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो f इक्वल टू c बाय लैम्डा। c इज द स्पीड ऑफ लाइट। यदि आपको वेवलेंथ करना है तो f की वैल्यू c बाय लैम्डा रख के आप डिफाइन कर सकते हो। दूसरा पॉइंट ये भी याद रखना है आपको कि यहाँ पे आप जो तो ये फ्रीक्वेंसी की बात है। फिर एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन है E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ p स्क्वायर c स्क्वायर प्लस m0 स्क्वायर c रेज़ टू 4। ये हमारा इक्वेशन है। m0 इज अ रेस्ट मास ऑफ फोटोन। रेस्ट मास ऑफ फोटोन, इट इज नोन एज m0। अभी आपको मालूम है फोटोन रेस्ट पे कभी भी नहीं होता, उसकी स्पीड ऑफ लाइट है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन वी टेकन एज 0। Why we taken as 0? Because any photon can be moved with the speed of light। यानी स्पीड ऑफ लाइट से वो मूव होता है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन वी टेकन एज 0 बिकॉज फोटोन कैन नॉट लिव इन रेस्ट। फोटोन के पास एनर्जी रहेगी तब तक वो मूवेबल रहेगा। यदि आपको फोटोन का कंसीडरेशन चाहिए तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन ने ऐसा बोला, जितनी स्पीड होती है ना वो फोटोन की, उतनी स्पीड से हमें मूव होना पड़ेगा ऑब्जर्वेशन, तो हमें वो रेस्ट पे लगेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे ये फोटोन स्पीड ऑफ लाइट से मूव रहा है, मुझे भी उसके पीछे सी वेलोसिटी से मूव होना पड़ेगा, तो मुझे वो लगेगा मेरे साथ वो रिस्पेक्ट टू रेस्ट पे है। वैसा उसका ऑब्जर्वेशन था। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, शिवराज है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, मैं उसके पीछे हूँ, तो मुझे शिवराज वहां पे ही दिखाई, मेरे बीच और उसके बीच का डिस्टेंस सेम रहे, तो मुझे स्पीड ऑफ शिवराज से मूव होना चाहिए 40 किलोमीटर पर आवर। तो मुझे ऐसा लगेगा कि शिवराज मेरे पास स्पीडी है। वैसे ही उसका बिलीव है। इट इज नोन एज ए रिलेटिव थियरी ऑफ रिलेटिव। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन we taken as 0 and therefore we equal to under root of p square c square plus 0, and therefore we get e equal to pc, and therefore we get p equal to e by c, and therefore we get e by e is hf by c, and therefore we write c equal to f lambda। आप समझ रहे हो, c is f lambda। तो यहाँ पे ये आपका f है और आपने c की वैल्यू रखी f लैम्डा, तो आपका f कैंसिल होगा, तो p इक्वल टू h बाय लैम्डा। और लैम्डा इज अ डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली ने ऐसा डिफाइन किया कि हर एक पार्टिकल को वेवलेंथ होती है। और पहले आइंस्टाइन ने यहाँ तक इक्वेशन दिया था, पर डी ब्रोगली ने उसको एक्सपांशन करके दिखा दिया जिसका भी मास होता है उसकी वेवलेंथ हो सकती है, इसलिए हर एक पार्टिकल को वेवलेंथ मिलती है, इसलिए ड्यूअलिटी ऑफ नेचर हर एक का होना चाहिए।
It is known as a duality of nature. यानी मेरा पहला पॉइंट है आपको अच्छी तरह समझाना। अभी मैं आपको एक पॉइंट पे लिख रहा हूँ, इट इज नोन एज अ पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट। यदि मैं आपको दिखाई नहीं दूं तो आपको समझना है ये वेव मैकेनिज्म, यानी जब वो पार्टिकल नेचर होता है तो उसकी पोजीशन फिक्स होती है। पर ये सपोज ये वेव नेचर होता है, इट विल बी मूवेबल। वो कहाँ पे है हमें पता नहीं चलेगा, वो उसका वेव नेचर है। अभी हम बोलोगे ऐसा कहां से पता चलेगा, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। दिस ड्युअलिटी ऑफ नेचर, तो बहुत सारी इफेक्ट ऐसी है कि हमें दो कंसिडरेशन लेने पड़ रहे हैं। जैसे कभी कभी ऐसा कंसिडर कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल नेचर। इस चैप्टर के लास्ट में हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक इज ए वेव नेचर आल्सो, एंड देयरफॉर इट इज नोन एज ए ड्युअलिटी ऑफ नेचर। ड्यूअल इज ए दो नेचर। आप देखते हो मोबाइल में आप ड्यूअल सिंबल या तो दो कार्ड आते हैं, तो वो ऐसा ही उसका नेचर है। तो पहले एक बार ये समझ लेते हैं, फिर उसकी प्रॉपर्टी की ओर जाना है। 2020 में उसकी प्रॉपर्टी पूछी थी, फोटोन की प्रॉपर्टी। तो करीब 7 प्रॉपर्टीज है, हमें याद करनी है। तो ये फर्स्ट टाइम हुआ कि आइंस्टाइन ने ये पार्टिकल नेचर के साथ मैटर इसे सॉलिड उसके साथ कोलिजन करवाया। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन मेटल में से बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइम उसको ये इंटरेक्शन हुआ मेटल के साथ, और उसके लिए हमने एनर्जी का इक्वेशन लिखा इक्वल टू एच एफ और सी इक्वल टू एफ लैम्डा। ये तो आपको मालूम है, तो हमने लिखा है इक्वल टू सी बाय लैम्डा। तो इंस्टेड ऑफ इक्वल सी वी राइट सी बाय लैम्डा। ये एनर्जी का हुआ। एनर्जी एंड मोमेंटम का रिलेशन according to Einstein, E equal to under root of p square c square plus m0 square c raised to 4. m0 is the rest mass of photon, तो m0 is the rest mass of photon, यानी फोटोन कभी भी रेस्ट पे नहीं होता है। photon always move with the speed of light, and therefore here we taken rest mass of photon is taken as 0, and therefore E equal to under root of p square c square plus 0, and therefore we have E equal to pc, and therefore p equal to E by c. But E equal to hf, and therefore hf by c, and therefore we write p equal to hf by c, but c is f lambda. तो ये होगा p equal to h by lambda, and therefore lambda is h by p. P is a momentum, and momentum is right mv, and therefore lambda is h by mv. तो ये रिलेशन था। तो अभी है ना, वो प्रणव तुम्हें रीड करना है 21 नंबर का क्वेश्चन। Question 21. Can quantum of light be associated with particle? Photoelectric effect give one unusual fact that when light interacts with matter, it behaves as if it is made up of discrete quantum. Energy of each quantum is h mu. ये ना मेटल के साथ कोलिजन होता है, और ये आपका क्वांटा है। क्वांटा इज अ फोटोन। अब ये बोल रहा है डिस्क्रीट नेचर। व्हाई डिस्क्रीट? तो आपके पास एक एचएफ है, दो एचएफ है, तीन एचएफ है, इट इज नोन एज अ डिस्क्रीट नेचर। आपको कभी इस कंटिन्यूअस वैल्यू नहीं मिलेगी। 1.1 एचएफ नहीं मिलेगा, 1.2 एचएफ नहीं मिलेगा। आपको एक फोटोन मिलेगा एचएफ, या आपको दो फोटोन मिलेगा 2 एचएफ, आपको 3 एचएफ मिलेगा, आपको 5 एचएफ मिलेगा, पर आपको बीच वाली वैल्यू नहीं मिलेगी, जैसे 1.1, 1.2, 1.5, 2.1, ये आपको नहीं मिलने वाला है। यानी जो फोटोन की वैल्यू है वो डिस्क्रीट वैल्यू है। डिस्क्रीट यानी एक एचएफ, दो एचएफ, तीन एचएफ, 4 एचएफ, ऐसी वैल्यू होगी, बीच में गैप हो जाएगी। इट इज नोन एज अ डिस्क्रीट नेचर। So now we start here. Again, There are two evidences that light can be associated with particles. First, Einstein derived an important result that quantum of light has momentum of h mu by c. Here, h is equal to Planck's constant, v is equal to frequency of light. H
f by lambda. It is mu. Mu is the frequency. F is also frequency. Now, again. This thus quantum of light has the energy of h mu and momentum of h mu by c. Hence, quantum of light can be associated with particle. Quantum of particle is called photon. Another evidence to associated light of quantum with particle was given by scientist A.H. Compton in 1924. He made the experiment of scattering of X-rays by using electron. आगे यानी एक्सरे स्कैटरिंग में क्रॉम्पटन को पता चला कि समटाइम इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज अ वेव नेचर, तो ये सब हम प्रूव करने वाले हैं. समटाइम इट बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल नेचर. तो वेव नेचर कब आता है, क्यों आता है, ये सब हम डिफाइन करेंगे. तो ये दो प्रॉपर्टीज आपको पता चली. अभी हम मोस्ट एम्पी पॉइंट पे जा रहे हैं. आपको ये लिखना है कि चलेगा. ओके, कृष्णा हो गया है. ओके, लिखना है ना तो आप लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ उसकी प्रॉपर्टी के बारे में. प्रॉपर्टी अच्छी तरह पढ़ना है, प्रोटॉन की प्रॉपर्टी. दीपराज पता चल रहा है? दीपराज. यस सर. ओके, हो गया सबका? Yes, sir. प्रियांशी, मौली, प्राची, निधि. यस सर. चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं. रुचि, तूने लिख दिया? तो अभी जो हम स्टडी करेंगे वो प्रॉपर्टी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोटॉन्स. प्रोटॉन्स कैसा होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे. ये सेम पॉइंट रहेंगे. तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन. तो फोटोन has a energy. Photon have energy HF, or it is Sc by lambda, because F is C by lambda. It is known as a photon energy. It is known as a quanta. Photon energy is known as quanta. तो हर एक प्रोटॉन की जो एनर्जी होती है उसको हम क्वांटा बोलते हैं, और क्वांटा इज HF और Sc by lambda. जब वो मैटर के साथ उसका इंटरेक्शन होता है, it behave like as a particle nature. It behave like as a particle nature.
तब वो पार्टिकल नेचर की तरह बिहेव करता है और उस टाइम पे उसका जो मोमेंटम होता है वो अभी मैंने लिखा था, वही इक्वेशन से आपको लिखना पड़ेगा। The rest mass of photon is zero and therefore we write equal to under root of p square c square plus 0 and therefore we write equal to pc and therefore p equal to e by c and therefore hf by c. It is known as a momentum. मोमेंटम किसको होता है? जब वो पार्टिकल नेचर होता है तब होता है। तो फोटोन भी हो रहा है पार्टिकल, उसका जो प्रूफ है उसका मोमेंटम। तो ये मोमेंटम इज hf by c फॉर ए क्वांटा, तो ये उसका मोमेंटम हुआ। दूसरा पॉइंट है, जब किसी के पास उसका इंटरेक्शन होता है मेटल के साथ, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विल बी आल्सो ओबे। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इज आल्सो ओबे। तो उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का रूल्स फॉलो होता है। दूसरा है उसका मास है, तो उसका एनर्जी हम ऐसा लिख सकते हैं, जिसका भी मास होता है और उसकी स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो उसकी एनर्जी हम लिखते हैं E इक्वल टू mc स्क्वायर। ये आइंस्टाइन की थियरी, जिसका भी मास हो और उसकी स्पीड ऑफ लाइट हो, तो उसकी एनर्जी E इक्वल टू mc स्क्वायर लिखनी चाहिए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन। और आपको मालूम है हमारे पास E इक्वल टू hf है, इट इज नोन एज अ क्वांटा ऑफ प्रोटॉन इज mc स्क्वायर एंड देयरफॉर वी राइट मास ऑफ फोटोन इज hf by c स्क्वायर। अभी मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बता सकता हूँ hf by c by c। तो hf by c is a momentum, तो p by c और p इक्वल टू mc हो गया आपका वापस मोमेंटम। तो आप देख सकते हैं hf by c is a momentum and therefore we write p equal to mc और therefore we write p equal to mb, वो वापस आ रहा है, यानी यही है। पर आपको मालूम है यहाँ पे hf by c is a momentum है। फिर वो मास की बात करते हैं, तो मास ऑफ फोटोन इज hf by c स्क्वायर। तो ये दूसरा पॉइंट, फोटोन हैज ए नो चार्ज, फोटोन हैज ए नो चार्ज, therefore photon does not deflected inside electric and magnetic field। तो फोटोन हैज ए नो चार्ज, उसके पास कोई चार्ज नहीं है। फोटोन इज ए न्यूट्रल है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसका डिफ्लेक्शन नहीं होगा, इट विल बी मूव स्ट्रेट वे। तो ये उसकी प्रॉपर्टीज है। तो दूसरा है मोमेंटम है। Suppose why we have an intensity increase, why it will be increase the number of electron but does not increase the energy, वो भी हमें फोटोन से ही पता चला। तो जब हम इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं, तो ये आपको पता है, लिखना है कि चलेगा? सर 2 मिनट। सर 2 मिनट। ओके। तो आपको लिखना ये भी होगा, फोटोन इज ए न्यूट्रल। Photon is a neutral particle and therefore it does not deflect inside electric and magnetic field। And also ये याद रखना कि it will be obey the law of conservation of energy and also momentum। सर लास्ट लाइन रिपीट करो ना।
It also obeys the law of conservation of energy and law of conservation of momentum. It also obeys the law of conservation of energy and law of conservation of momentum with interaction with matter. किसी भी मैटर के साथ वो कोलाइड होता है ना, तो दो रूल ऑलवेज करता है. It is known as the law of conservation of energy and also it will be obey the law of conservation of momentum. ये पता चल गया आपको? किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. नहीं, मूविंग जो मास होता है ना, उसका मास हम ऐसा लिखते हैं m equal to m0 under root of 1 minus v square by c square. अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप ये लिख लिया है. ओके. हो गए सबका? तो अभी देखो आप, रेस्ट मास एंड मूविंग मास के लिए जो रिलेशन होता है वो रिलेशन आपको देखना चाहिए. तो यहाँ पे रिलेशन है m इक्वल टू m0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर. बराबर है. ये इक्वेशन दिया है आइंस्टाइन. m is a moving photon, mass of moving photon. आपको मालूम है फोटोन की स्पीड ऑफ लाइट होती है. ये फोटोन की स्पीड है. फोटोन हैविंग स्पीड ऑफ लाइट. और हम यहाँ पे रखेंगे इंस्टेड ऑफ वी राइट c, तो c स्क्वायर बाय c स्क्वायर it will be 1. 1 minus 1 is 0. 1 upon 0 is infinite. Therefore, moving mass of photon has an infinite mass. So, moving mass of photon have an infinite mass. And the rest mass of photon is 0. And moving mass has an infinite mass. Okay. तो अभी प्रॉपर्टी में 1 by 1 रीड करनी पड़ेगी. आपको समझना है. तो पहले फर्स्ट पॉइंट की ओर चलो, अभी तुम्हें रीड करना पड़ेगा. Question 22. Write characteristics of photon or how photon of electromagnetic radiation can be represented. From photoelectric effect. बोर्ड दिख रहा है आपको? ओके. चलो अभी From photoelectric effect and Compton effect, characteristics of photon can be represented as follows. First, during interaction of 2 मिनट. हम जो स्टडी करते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोला जाता है. दूसरा एक क्रॉम्पटन था, उसने भी दूसरी इफेक्ट डिफाइन की थी, वो पार्टिकल नेचर के लिए था. ये दो नेचर हमें प्रॉपर्टीज ऑफ फोटोन के डिफाइन कर रहा है. अदरवाइज इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन only they gives the information about the wave mechanics, does not gives the information about the particle nature. जब भी आपको पार्टिकल नेचर की जरूरत होगी, पार्टिकल नेचर का स्टडी करना होगा, तो दो इफेक्ट आपको आंसर देगी. वन इफेक्ट इट इज नोन एज ए, वन इज ए, यहाँ पे आपने जो पढ़ा वो, और दूसरा क्रॉम्पटन इफेक्ट. तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट गिव्स द पार्टिकल नेचर. और उसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं आगे. during interaction of radiation with matter, radiation behaves as real particle which is called photon. यस. तो जब मैटर के साथ, मेटल के साथ वो उसका कोलिजन होता है, तो इट बिहेव लाइक एज अ पार्टिकल नेचर.
और पार्टिकल नेचर है कैसे पता चला, तो उसका जो मोमेंटम आया ना तब हमें पता चला कि वेव लाइक एज ए पार्टिकल। अदरवाइज हम ऐसा बोल सकते थे वेव नेचर भी हो सकता है, पर हमें जब उसका मोमेंटम मिला तब हमें पता चला वेव लाइक एज ए पार्टिकल नेचर। आगे Energy of each photon is h mu, and momentum of each photon is p is equals to h mu by c. यस, ईच फोटोन की एनर्जी एच एफ है। एफ आपको है ना म्यू लिखना है तो म्यू चलेगा, आपको एफ लिखना है तो भी चलेगा। फ्रीक्वेंसी इज एफ, म्यू इज आल्सो एफ, तो इज एच एफ और मोमेंटम इज एच एफ बाय सी। इट इज ए मोमेंटम जो हमने डिराइव किया। आगे In vacuum, speed of photon is equal to नहीं, speed of light. यस, इन वैक्यूम में वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव होता है, तो जब वो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में उसकी स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट, इसलिए हमने यहाँ पे v इक्वल टू सी लिया। फिर हमें पता चला कि मूविंग मास ऑफ प्रोटॉन इज इनफाइनाइट मास। आगे If lambda is wavelength of radiation and mu is frequency of photon, then energy of each photon E is equals to h mu is equals to h c by lambda, and momentum of each photon is equals to h mu by c is equals to h by lambda. This is independent of intensity. ओके, ये सब हमने जो लिखा ना वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। हमें इंटेंसिटी पे क्या डिपेंड करता है, तो मैं आपको वापस एक एग्जांपल की ओर ले जा रहा हूँ। ये मेटल है मेरे पास, यदि मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो आपको मालूम है I इक्वल टू ई बाई ए टी है। अभी मैंने यूनिट एरिया 1 ले लिया, टाइम 1 सेकेंड ले लिया और एन फोटोन इंसिडेंट किया तो एनएचएफ हो गया। एक फोटोन की एनर्जी एचएफ होती है तो एन फोटोन की एनर्जी क्या होगी, एनएचएफ। पता चल रहा है, तो शिवराज एक फोटोन की एनर्जी एचएफ है तो एन फोटोन की एनर्जी एनएचएफ होगी और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर, टाइम इज 1 सेकेंड। तो आपको ये लिखना पड़ेगा एनी, एन इज अ नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट per unit area per unit time is known as a n. N is what? Number of photons incident per unit area per unit time. तो नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, जितना ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन इंसिडेंट होगा इतना ज्यादा कोलिजन होगा विद इलेक्ट्रॉन। मेटल के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, जितने ज्यादा फोटोन आएंगे इतना ज्यादा कोलिजन होगा इलेक्ट्रॉन के साथ। ज्यादा कोलिजन होगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो करंट ज्यादा मिलेगा। उसका मीनिंग ये हुआ हम इंटेंसिटी इंक्रीज करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी इंक्रीज, एनर्जी डज नॉट चेंज। पता चला, जब हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा इंसिडेंट होंगे और जब वही नंबर ऑफ ज्यादा फोटोन इंसिडेंट होंगे तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर ज्यादा निकलेंगे। जब नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा बाहर आएंगे तो करंट बढ़ जाएगा, बिकॉज ज्यादा इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं तो करंट बढ़ जाएगा, और करंट बढ़ जाएगा तो हम ऐसा कह सकते हैं कि इंटेंसिटी डिपेंड्स ऑन करंट। और दूसरा पॉइंट ये भी है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी उसकी एनर्जी के साथ रिलेट करती है। तो ये तो आपको मालूम है, पर इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा, पर एनर्जी इंक्रीज नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है। आगे According to photon theory, if n number of photons are incident on unit surface in unit time, then intensity of light I is equals to nh mu, where h mu is equals to energy of one photon. ओके, 1 मीटर स्क्वायर एरिया है 1 सेकेंड, तो एक प्रोटॉन की एनर्जी एचएफ है तो एक प्रोटॉन की एनर्जी एनएचएफ है। आगे Mu is equals to frequency of incident radiation. Energy of photon does not depend on intensity of radiation. Photons are electrically neutral. They do not get deflected by electric or magnetic field. यानी वो ऐसा समझ लो कि
ये जो इलेक्ट्रॉन, ये प्रोटॉन्स है, इट इज अ न्यूट्रल, यानी उसका डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में नहीं हो सकता है. इट विल बी मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट डिफ्लेक्शन. आगे. During photon particle collision of total energy and total momentum are conserved. Sometimes Yeah. conservation of energy. During the collision, law of conservation of energy and law of conservation of moment दोनों ओबे होते ड्यूरिंग द कोलिजन. आगे. Sometimes conservation of number of photons may not take place or new photons may be produced. Mass of photon m is equals to h mu by c square, and according to Einstein's theory of relativity, E is equals to mc square. Therefore, h mu is equals to mc square. Therefore, m is equals to h mu by c square. आगे. When intensity of incident radiation is increased, number of photons passing through unit area in given surface increases. Energy of all photon is equal. Thus, energy of photon do not depend on intensity. Yes, energy of proton does not depend on intensity, but in the intensity is increased, number of photoelectron will be increased, and therefore current will be increased, but the energy does not change. When the frequency increase, the HF is increased, stopping potential increase, and उसकी kinetic energy increase, and therefore when we increase the frequency of photon, energy will be increased. But here, number of photons, number of photoelectron does not change. तो ये सब relation. आगे. Thank you, sir. ओके, तो ये पता चला आपको. किसी को डाउट? ये प्रॉपर्टी आपको करनी है नेक्स्ट टाइम के लिए, मोस्ट टाइम भी है. तो आपको किसी में कुछ पॉइंट में डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. कृष्णा पटेल पता चला? रुचि, कशिश, प्रियांशी, यानी कोई डाउट? दीपराज, ये सब प्रॉपर्टी आपको याद करनी है और करना ही है, पक्का ही करना है. तो अभी हम शुरू कर रहे हैं. ओके, तो आपको क्लियर है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज, जब मूविंग मास ऑफ फोटोन होता है, इट विल बी इनफाइनाइट मास, और रेस्ट मास फोटोन इज जीरो, बिकॉज कभी भी फोटोन रेस्ट पे नहीं होता है. तो मैं अब आगे बढ़ रहा हूं. ये आपने लिखा है कि चलेगा? शिवराज, ये लिखा है तूने? ओके. तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं. किसी को हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल मालूम है? केमिस्ट्री में आता है हाइजेनबर्ग. हाइजेनबर्ग यानी वो पोजीशन एंड मोमेंटम और पोजीशन इनटू वेलोसिटी वाला. अब मैं आपको, यस, ये आपको आता है. ओके, तो उसका मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल? हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या सिखाता है? किसी को मालूम है? बेसिकली आप बोल सकते हो. सर पोजीशन ने वेलोसिटी, अरे पोजीशन ने मोमेंटम एक साथ ना मेजर करा है. यस, એટલે તમે પોઝિશન ડિફાઇન કરો તો તમને મોમેન્ટમ ના મળે, અને મોમેન્ટમ ડિફાઇન કરો તો પોઝિશન. તો એવું તમારી પાસે કોઈ એક્ઝામ્પલ ઇન અકોર્ડિંગ ટુ કેમિસ્ટ્રી કે તમે ગોખી નાખી? इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें क्या पता है? हाँ नील, मैं क्या बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन के बारे में तुम्हें क्या पता है? तुम कैसे डिराइव कर सकते हो कि ये मोमेंटम ऐसा है इसलिए उसकी पोजीशन नहीं है?
उसकी वेलोसिटी हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा है। क्यों नहीं डिफाइन कर पाए? लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी है, पी इक्वल टू एम बी है, तो वो तो आराम से डिफाइन कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास तो अभी डी ब्रोगली वेवलेंथ है, लैम्बडा इक्वल टू एच बाई पी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है 9.1 × 10⁻³ तो आपको स्पीड केवल डिफाइन करनी है, तो आपको डायरेक्ट मोमेंटम मिल जाएगा। तो आप कैसे डिफाइन करते थे केमिस्ट्री? सबको बोलने की छूट है, आप कोई ऐसा नहीं है कि ओके बाय फॉर्मूला। अभी मैं आपको सिंपल सा एक मेथड दिखाऊंगा, उससे आपको हाइजेनबर्ग बहुत क्लियर हो जाएगा। पहले ना हमें ये पता चलना चाहिए ड्यूअलिटी ऑफ नेचर। लाइट हैज ए ड्यूअलिटी ऑफ नेचर। Light sometimes behave like as a particle nature and sometimes it behave like as a wave nature. अब आप बोलोगे कैसे? तो अभी लाइट हमने इंसिडेंट की, इट इज नोन एज ए फोटोन, इज ए क्वांटा। तो समटाइम इट बिहेव लाइक एज ए पार्टिकल नेचर। जब वो पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है तो उसके पास दो इफेक्ट होती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट। जब वो वेव नेचर की तरफ बिहेव करता है उसके पास तीन इफेक्ट होती है, आइदर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे सिमेट्रिकल कंडीशन है कि जहां पे हमें एक्सेप्ट करना पड़ रहा है कि पार्टिकल है, इट बिहेव लाइक ए सम टाइम बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, तब आपको हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल पता ही चल जाएगा। तो पहले मैं आपको एक क्लियरिटी दे रहा हूं, हाइजेनबर्ग के लिए पहले डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन करना पड़ेगा। तो डी ब्रोगली ने जब स्टडी किया तब आइंस्टाइन ने ऐसा इक्वेशन दे दिया इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई स्क्वायर सी स्क्वायर एम जीरो स्क्वायर सी रेज़ टू 4। ये पहले आइंस्टाइन ने इक्वेशन दे दिया था अपनी इक्वेशन थियरी ऑफ रिलेटिविटी। फिर उसने एक्सपेंशन करना बंद कर दिया। उसने यहाँ पे ऐसा लिखा भी था कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, तब सबको पता चल रहा कि रेस्ट मास ऑफ फोटोन 0 होता है, तो ये हो जाएगा पीसी और P इक्वल टू E बाई सी। और उसको लगा कि यहाँ पे मोमेंटम की बात कर रहे हैं तो C इक्वल टू एम लैम्बडा, C इक्वल टू एम लैम्बडा एंड लैम्बडा इक्वल टू E बाई पी एफ। अभी आपको मैं ऐसा लिख सकता हूँ E इक्वल टू एच एफ, तो यहाँ पे लैम्बडा इक्वल टू एच बाई टी, और ये आपका होगा ना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं P इक्वल टू एम बी। तो जिसको मास होता है उसको वेवलेंथ भी हो सकती है, यानी ऐसा जरूरी नहीं है। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पार्टिकल नेचर में कि ये वेव नेचर में? तो आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। यदि मेरा डायमीटर अभी सपोज 1 मीटर 1.25 मीटर है, सपोज डायमीटर, सपोज यहाँ 1 मीटर तो है नहीं, पर अभी मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ कि 1.25 मीटर है। तो मैं आपको एक पॉइंट की तरह दिखूंगा, एक जगह पे मेरी पोजीशन होगी। जैसे आप क्लासरूम में बैठते थे पहले लास्ट ईयर, तो सबकी पोजीशन फिक्स होती थी, तो वो हमें दिखाई देता कि यहाँ पे अंकित है, कि यहाँ पे लोकेश है, कि यहाँ पे शिवराज है, तो उसकी पोजीशन फिक्स रहती थी, वो पार्टिकल नेचर। पर यदि मुझे कोई पर्सन दिखाई नहीं दे और मूवेबल हो और उसकी मैं डिसीजन नहीं ले पाऊं कि ये यहाँ पे है, कशिश यहाँ पे है, मुझे मालूम नहीं है, तो वो वेव नेचर होगा, क्योंकि उसकी पोजीशन मेरे पास फिक्स नहीं। तो वो ऐसा मानना डी ब्रोगली का था, और डी ब्रोगली ऐसा बिलीव कर रहा था कि यहाँ पे कभी कभी ऐसा इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन हमें समटाइम पार्टिकल की नेचर की तरह दिख रहा है, और समटाइम इट डज नॉट मीन लाइक एज अ पार्टिकल, इट बिहेव लाइक एज अ वेव नेचर। ऐसा उसको मिला। अब आप बोलोगे कैसे मिला, तो मैं आपको उसको भी एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अभी उस टाइम पे उसने ये तो डिफाइन कर लिया था कि जिसको मास होता है उसको वेवलेंथ होती है, पर उसने डिसाइड कर लिया था यदि मेरा डायमीटर, सपोज डायमीटर 1 मीटर है
और वेवलेंथ 10⁻34 35 आ रही है, तो मैं आपको पार्टिकल की तरह दिखूंगा, क्योंकि मेरे डायमीटर से वेवलेंथ बहुत कम है। यदि मेरा डायमीटर 1 है और मेरे पास वेवलेंथ आ रही है 5 मीटर, तो इट बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बड़ी है तो वो वेव की तरह मूव हो सकता है। यानी उसका खुद का डायमीटर से जब वेवलेंथ का डिस्टेंस बड़ा होगा तो इट बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। अभी वेवलेंथ छोटी है और आपका डायमीटर ज्यादा है, तो आप पार्टिकल के नेचर में। अब आप बोलोगे एग्जांपल दो, तो एग्जांपल के लिए हम आज प्रॉब्लम करेंगे, उससे ही आपको पता चल जाएगा कि उसका जो डायमीटर होता है, या तो उसका जो भी डायमीटर हो, लेंथ हो, उससे उसका वेवलेंथ बड़ा होगा तो वेव नेचर, छोटा होगा तो पार्टिकल नेचर। अभी मैं आपको है ना आज ऐसी आइडिया देने वाला हूं, आप खुश हो जाओगे कि आपको पता ही चल जाएगा हाइजेनबर्ग को क्यों ऐसा लगा कि अनसर्टेनिटी, व्हाई दिस कॉल्ड एज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी क्यों लगी उसको? आपने तो ऐसा ऐसे कर लिया कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी एच कट अपॉन 2 पाई, ऐसा लिखते हो केमिस्ट्री में कि एच अपॉन 4 पाई लिखते हो। ओके, एच अपॉन 4 पाई लिखते हो, तो क्यों ऐसा उसको लगा वो आपको समझना है। तो ये क्लियर है आपका? आप बोलोगे तो मैं आगे यस बोलूं। सर। Yes. तो अभी हाइजेनबर्ग के बारे में हमें देखना पड़ेगा, और मैं आपको दूसरे फॉर्म में भी आज ले जाने वाला हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे इक्वेशन बनते हैं। मेरे पास एक ही वेव है, ऐसा है, एक ही वेव है अंकित, तो उसका क्या फिक्स हो गया? मेरे पास एक वेव है साइन वेव, तो उसका क्या फिक्स हो गया? लैम्डा। लैम्बडा। यस, वेवलेंथ सब जगह पे सेम, लैम्बडा फिक्स हो गया। अभी आपका लैम्बडा फिक्स होगा तो लैम्बडा इक्वल h बाई, तो क्या फिक्स होगा? मोमेंटम फिक्स होगा। तो अभी मोमेंटम फिक्स हो गया, मोमेंटम इज फिक्स, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जीरो। जब चेंज ऑफ मोमेंटम जीरो है तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? नहीं पता है, तो पोजीशन कहाँ पे होगी? कहाँ पे भी हो सकती है, इट विल बी इनफाइनाइट। ये वेव तो कहाँ पे भी जा सकता है, तो पोजीशन इनफाइनाइट। तो आपको मोमेंटम जब मिला है तो पोजीशन आपको नहीं मिल रही है, इट इज इनफाइनाइट, तो उसको बोला जाता है h/4 इट इज अनसर्टेनिटी। और वो केमिस्ट्री में अनसर्टेनिटी को इक्वल नहीं लिखते, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते, ऐसा लिखते हो ना? यस सर। हाँ, इसलिए उसको अनसर्टेनिटी लिखते हैं। तो ये आपका हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल की ओर मैं लिखूंगा। अब आराम से देखना, मैं जो बता रहा हूँ आपको ये लिखना है। मैं अभी वापस एक बोर्ड पर जाएगा, इतना आपको पोजीशन फिक्स करने के लिए लिखना पड़ेगा। तो अभी ये आपको पता चल गया, ये केवल ओके प्रणव, ओके परिवार समझाएगा। આપણી પાસે છે ને એકલો એક જ વેવ છે, એક જ વેવ હોય તો આ રીતે મૂવ થાય, બરાબર? તો એનું શું ફિક્સ થઈ જાય? તો according to definition of wavelength, distance between two consecutive crest or distance between two consecutive drop, lambda બધાનો ફિક્સ થઈ ગયો, બધા જ પોઈન્ટ પર સેમ આવશે। હવે તમે જ્યારે લેમ્બડા ફિક્સ કરી નાખો છો તો તમારું મોમેન્ટમ ફિક્સ થઈ જાય, because d Broglie wavelength lambda is h by p and therefore p equal to h by lambda. When the lambda is fixed, momentum is fixed. अब तुम्हारे पास मोमेंटम की फिक्स वैल्यू, जैसे मैं बोलूं 20 है, बाद में भी आपका 20 है, तो 20 माइनस 20 कितना हुआ? 0। यस, तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? जीरो, बिकॉज मोमेंटम इज फिक्स, तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? जीरो। अब आपको देखना है कि हमने इलेक्ट्रॉन को डिफाइन करना चाहते थे, कहां पे है? तो इट विल बी लाई फ्रॉम माइनस इंफाइनाइट टू द प्लस इंफाइनाइट ओवर, बिकॉज वेव जहां जहां तक जाएगा
वहां तक इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन कैन बी मूव। तो उसकी पोजीशन कैसी हुई? इनफाइनाइट। इट विल बी लाइज फ्रॉम माइनस इनफाइनाइट टू द प्लस इनफाइनाइट, एंड देयरफॉर वी राइट डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी। जब हमने पोजीशन फिक्स नहीं कर पा रहे हैं तो उसका मोमेंटम फिक्स हो गया कि यहाँ पे होगा टेंस टू 0, यानी उसको बोला जाता है h upon 4 pi, this known as h cut upon 2 pi. Cut is also we write because in quantum mechanics we write h cut is h upon 2 pi. When we simplify the equation, it will be small one, and therefore we write sometime it will be then h cut upon 2 pi because 4 pi लिखते हैं इसलिए। तो ये हमको पता चला। Yes, sir. ओके, अब डेल्टा p is 0 तो डेल्टा x इनफाइनाइट। यस, ओके, बराबर है। ध्रुवील पता चल रहा है? ये h अपॉन 4 पाई ये उसने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया था, उसने एक्सपेरिमेंटली डिफाइन किया था। वो हमें नहीं देखना है, हमें जब ये देखना है कि उसने h अपॉन 4 पाई लिखा है तो ये दोनों चीज हमें मिल रही है कि नहीं। हम h अपॉन 4 पाई की वैल्यू डिफाइन नहीं करना चाहते बिकॉज h इज 6.62 × 10⁻34, तो वो हमें मालूम नहीं है। तो हमें केवल ये दिखाना है कि जब हम एक चीज फिक्स करते हैं तो दूसरी चीज अनसर्टन हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हमारे पास 3 सब्जेक्ट है, हम स्टडी कर रहे हैं। यदि आपने अभी फिजिक्स अच्छा करा तो 2 सब्जेक्ट वीक पड़ गए, 2 सब्जेक्ट किया तो फिजिक्स वीक पड़ गया, तो अनसर्टेनिटी है। सर्टेनिटी क्या है? तीनों सब्जेक्ट में आप अच्छी तरह पढ़ाई करते हो तो सर्टेनिटी, अदरवाइज आपका अनसर्टेनिटी हो जाता है। तो अनसर्टेनिटी मींस आप एक जगह पे फिक्स हो जाते हो तो दूसरी जगह पे अनसर्टेन हो जाते हैं। दोनों साथ में सर्टेनिटी कभी किसी को मिलती नहीं। यदि किसी का बायोलॉजी अच्छा है कसिस का तो केमिस्ट्री फिजिक्स में थोड़ा वीक हो रहा है, कभी उसका फिजिक्स अच्छा है तो दूसरे सब्जेक्ट में वीक हो रहा है। इट इज अनसर्टेनिटी। सर्टेनिटी यानी तीनों में अच्छा, इट इज सर्टेनिटी। वो किसी का भी नहीं होता है, इसको गेन करना पड़ता है, तो वो सर्टेनिटी। ओके, अभी मैं दूसरा पॉइंट ले रहा हूं, ये उसका दूसरा एक एग्जांपल। अब उसने क्या किया कि बहुत सारे वेव क्रिएट किए, बहुत सारे। ये फर्स्ट वेव है, फिर दूसरा वेव है, तीसरा वेव है, फिर चौथा वेव है। बहुत सारे वेव इकट्ठा किए, एक दूसरे पे कॉन्सेंट्रेट किए। अभी मैंने ड्रॉ नहीं किया पूरा बोर्ड पे, तो उसने रिजल्टेंट ऑब्टेन किया, तो वो समझने वाला था। उसने देखा कि हर जगह पे ऐसा रिजल्ट मिल रहा था। तो उसका मीनिंग ये हुआ कि यहाँ पे एक ऐसा पोजीशन मिलता है कि जहां पे उसकी पोजीशन मिल रही है। अब मैं आपको बोल रहा हूँ अच्छी तरह समझ। उसने पहले ऐसे 50 वेव्स लिए, 50 वेव्स, और स्ट्रिंग में वेव क्रिएट करके रिजल्टेंट वेव गेन किए ना, तो उसमें उसका रिजल्ट ऐसा मिल रहा था। उसने बहुत सारे वेव उससे भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किए ना, तो उसने ऐसा देखा कि सब वेव की जगह पे केवल 2-3 पोजीशन बनती है, तो वहां पे उसका पार्टिकल होना अनिवार्य बन जाता है। यानी हमें पता चल जाए कि यहाँ पे ही वो बैठा है, वो सब जगह पे 0 हो जाए। यानी ये हुआ, आपने देखा कि हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट, ये 1, ये 2, ये 3, हर एक की वेवलेंथ डिफरेंट है। जिसकी वेवलेंथ डिफरेंट है उसका मोमेंटम डिफरेंट है। सीधी बात है, लैम्डा डिस्टर्ब हो रहा है तो मोमेंटम चेंज हो रहा है। मोमेंटम मूविंग टू इनफाइनाइट बिकॉज लैम्डा इज इनफाइनाइट। बहुत सारी वेवलेंथ है,
तो मोमेंटम वेरी हो रहा है तब उसकी पोजीशन फिक्स हो रही है, यानी दोनों का मिला के इट विल बी h अपॉन 4 तो हमने जब पोजीशन फिक्स करनी चाहिए तब वेवलेंथ बहुत सारी हो गई और बहुत सारी वेवलेंथ के कारण बहुत सारा मोमेंटम चेंज हुआ, मोमेंटम मूविंग टू इनफाइनाइट, तब उसकी पोजीशन आपको अच्छी मिली। यानी पोजीशन हम जब गेन करना चाहते हैं तो मोमेंटम हम गेन नहीं कर पा रहे, उसका मल्टीप्लिकेशन अनसर्टन हो जाता है। ये मैंने केवल 50 का एग्जांपल लिया, बहुत सारे वेव आप जितना ज्यादा कलेक्ट करोगे ना वो कौन साइड करोगे तो आपको पोजीशन एक अच्छी मिल जाएगी। जैसे हमारी हार्ट बीट होती है, मालूम है आपको हार्ट बीट ऐसा तो कोई जगह पे बंद जाता है, बंद यानी रुक जाता है थोड़ा सा, तो उसमें ये पता चलता है कि हमारे हार्ट बीट में तो हार्ट तो मोशन करा रहा है पर कोई जगह पे बंद तो हो रहा है, बंद कहाँ पे हो रहा है वो डिफाइन करना अलग बात, वो प्रैक्टिकल बात है, पर वो पता उसको चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ वो गड़बड़ है। रेगुलर वाले का क्या है, हार्ट बीट ऐसा ही है, पर जिसका ब्लॉकिंग है उसको तो पता चल ही जाएगा वहां पे कि कुछ जगह पे कुछ ब्लॉक हो रहा है, यानी डॉक्टर आपको बोलेंगे आप ऐसा करो, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चले जाओ, कुछ प्रॉब्लम है। तो वो कैसे डिफाइन करते हैं, तो वहां पे पीक ऐसी होती है ना, कभी बंद हो जाती, तो बंद हो जाती तब उसको पता चल जाता है कि ये प्रॉब्लम कुछ है, पर वो ज्यादा एमबीबीएस पढ़ा है तो वो क्या बोलेगा, कार्डियोलॉजिस्ट के पास आप चले जाओ, वो डिपेंड कर पाएगा कि कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम। तो ये आपको मोमेंटम एंड पोजीशन की बात मैं कर रहा हूँ, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये पता चला आपको, किसी को डाउट? बहुत सारे वेव, मैं अभी 3-4 तोड़ूंगा, ऐसा पता नहीं चलेगा, 50-100 ऐसे हमसे ऐसे वेव्स लेने पड़ते, कॉन्सेंट करने पड़ते, सुपरपोज करने पड़ते, तभी हमें पोजीशन मिल पाती है। यदि पोजीशन आपको मिल जाती है ना तो आपका वेवलेंथ बहुत डिफरेंट होता है, और वेवलेंथ डिफरेंट होता है ना तो मोमेंटम चेंज होता है, मोमेंटम मूविंग टू इनफाइनाइट, पोजीशन विल बी फाइनाइट, तो दोनों का मिला के अनसर्टन h अपॉन 4 पता चला आपको? Yes, sir. ओके, तो अभी हमें आगे बढ़ना है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं 23 की ओर, पॉइंट वाइज ही जाना है, ये चैप्टर आपका फिनिश होने वाला है। Twenty-three. चलो ना, Explain particle wave dual nature of matter. Optical phenomena like interference, diffraction, and polarization can be explained by wave nature of light. Photoelectric effect and Compton effect can be explained by particle nature of light. Thus, when light is in motion, it behaves as wave. Its absorption and emission takes place in form of particle. Thus, light possesses dual nature. ओके आगे 24. By suitable examples, show that particle or wave nature depend on type of experiment. When we see an object by our eye, particle and wave nature both are important. The gathering and focusing mechanism of light by eye lens is well described in wave picture. यस, अब देखो आप, ये आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो ये पार्टिकल नेचर, यदि आपको ये नहीं दिख रहा है तो वेव नेचर है। जब आप उसके पोजीशन को पहचानते हैं आपकी आईज पे क्लियर उसकी इमेज बन जाती है कि ये है तो ये पार्टिकल, यदि उसकी इमेज आप बना नहीं पा रहे हो तो वो वेव नेचर है। जैसे मैंने आपको दिखा तो आप बोल रहे हैं हाँ मुझे दिखाई दे रहा है, तो ये कैसे पता चला कि ये पार्टिकल नेचर है? यदि वेव नेचर होता तो आप बोलोगे सर क्या है मुझे पता नहीं चल रहा है, तो ये वेव नेचर होता। मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज ऑफ पार्टिकल नेचर। फोटोन इज ए पार्टिकल नेचर, पर वो सम टाइम उसका पार्टिकल का मास आपने देखा इनफाइनाइट प्रॉपर्टी, फोटोन के बारे में ऐसा माना जाता है, हम उसको पार्टिकल नेचर तो कह रहे हैं पर उसके पास एनर्जी है, जिसके साथ कोलिजन करता है उसको एनर्जी देता है, इट इज नॉट मास, उसके पास कोई मास नहीं है,
जब भी हम प्रोटॉन के एग्जांपल करेंगे ना, तो मास लाना नहीं है, कभी भी नहीं लाना। जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो मास के सिवाय आपको काउंट नहीं करना है, उसका मास काउंट करना है। प्रोटॉन का मास नहीं है, हमने तो क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट मास है, इनफाइनाइट। एक दो दिन के बाद डिसाइड करेंगे। आपको मालूम है कि ઈંડા પહેલા આવે કે મરઘી પહેલા આવે? એનો આન્સર કોઈને ખબર છે? सर मुर्गी। ओके, मुर्गी आवे तो मुर्गी क्यांથી आई? सर ऐसा बोलते हैं कि जो एग के ऊपर जो सेल होता है ना, वो प्रोटीन से बनता है, वो प्रोटीन है नहीं दे पाती है। ओके, यानी मैं ऐसा ही बोल रहा हूँ आपको कि हम ऐसा डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ये डिसीजन हम ऐसे कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, तब उसका बर्थ होगा, ऐसा हम बिलीव कर रहे हैं। वैसे ही यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि उसको पार्टिकल काउंट करे या वेव नेचर काउंट करे, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम। जब आपको इलेक्ट्रॉन दिखी जाए तो आपको देखना है पार्टिकल नेचर, जब आपको इलेक्ट्रॉन नहीं दिखे आप बोलना वेव नेचर। वो दोनों नेचर, इट इज नोन एज ड्यूअलिटी ऑफ नेचर, यानी ड्यूअल यानी दोनों नेचर। यानी किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे वेव नेचर नहीं है, यहाँ पे पार्टिकल नेचर नहीं है। तो ये दो फील्ड के लिए बीच का ऐसा प्रॉब्लम है कि ये बोल रहा है कि हमारा वेव ही नेचर चलेगा, तो ये बोल रहा है हमारा हमारा पार्टिकल नेचर चलेगा। तो ये बात नहीं है, ये डिस्कशन की बात नहीं है। ये ऐसी बात है कि कभी कभी वो बिलीव करता है पार्टिकल नेचर में, कभी कभी बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। यही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इट इज नोन एज ए ड्यूअलिटी ऑफ नेचर। हम ऐसा नहीं कह सकते कि यहाँ पे वेव मैकेनिक्स गलत है। वेव मैकेनिक्स अपनी जगह पे सही है और पार्टिकल नेचर अपनी जगह पे सही, और कभी कभी हमें वो पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना है पड़ता है, कभी कभी हम वेव नेचर से एक्सप्लेन करते हैं। तो ये सब लास्ट में हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि हम दोनों ब्रांच के लिए अभी हमने एक बार तो ऐसा कह दिया कि वेव मैकेनिक्स गलत हो रहा है, बीच में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया था, तो हमने उस टाइम पे बोल दिया कि हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, बराबर है। तो उस टाइम पे हमने बोल दिया कि वेव नेचर गलत है। वो गलत बात नहीं है, वो ऐसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, बाकी वो अपनी जगह पे सही है। यानी ये सब हमें डिस्कस करना पड़ेगा लेटर ऑन कि भाई ऐसा ऐसा नहीं है कि हम गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं। किसी को गलत कहना यानी ये बोल देना कि ये पार्टिकल नेचर नहीं चलेगा, तो हमने पहले से बोल दिया कि तीन जो इफेक्ट है वो वेव नेचर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और दो इफेक्ट है फोटो इलेक्ट्रिक एंड क्रॉम्पटन, हमें पार्टिकल नेचर से ही एक्सप्लेन करना पड़ेगा। हम वेव नेचर से वो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वो प्रॉब्लम है। ओके, तो आगे पढ़ना है तुम्हें। Absorption of light by cone and rod cells on retina require photon feature of light. आगे 25. Write de Broglie's hypothesis and derive equation of de Broglie's wavelength. If ये ना radiation is dual, 25 आएंगे, 25 आएंगे। बीच में मैंने पहला बोला ना वो आएंगे का, ये तो मोड़े करने का है, 22 करने का, 25 करने का, फिक्स कर ही देने का, उसमें वेट कभी मत करना। चलो अभी आगे। write de Broglie's hypothesis and derive equation of de Broglie's wavelength. If radiation is dual nature, why not particles of nature also exhibit wave-like character? From this, scientist Louis Victor de Broglie forwarded the following hypothesis. Moving particles of matter should display wave-like properties under suitable conditions. Nature is symmetric and two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. If radiation shows dual nature, then matter also possesses dual nature. यानी De Broglie हर एक सिमेट्रिकल, यानी सिमेट्रिकल में मीनिंग ऐसा होता है, तो वो जिस तरह से वेव मैकेनिज्म ओबे करता है उस तरह से वो पार्टिकल नेचर को भी ओबे करता है। इट इज सिमेट्रिकल नेचर इन ऑल ब्रांच, ऐसा मीनिंग है। आगे radiation shows dual nature, then matter also possesses dual nature. De Broglie showed that wavelength of particle is lambda and momentum
then lambda is equals to h by p is equals to h by m mu first, where m is mass of particle, v is equals to speed of particle, and h is equals to Planck's constant. ओके, यानी लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी, टी इक्वल टू एम बी, जो हमने पहले प्रूव किया है ना वही बात है, उसको हम डी ब्रोगली वेवलेंथ कह रहे हैं, पहले डी ब्रोगली ने ये डिफाइन किया है। आगे From de Broglie's equation, dual nature of matter can be easily observed. Left hand side of equation represents wavelength lambda, whereas right hand side of equation has momentum p, which is associated with particle. Equation 1 is hypothesis for particle of matter, which is it is true for photon also. P is equals to h mu by c. Therefore, c by mu is equals to h by p. Therefore, lambda is equals to h by p, where c is equals to mu lambda, which can be associated with de Broglie's equation. Thus, de Broglie's wavelength of photon can be associated with wavelength of electromagnetic wave. Thus, photon of radiation possesses quantum energy and momentum. ओके, तो ये आपको पता चला। अभी हमें है ना दूसरे फॉर्म में वेवलेंथ लाना है तो हम डिफाइन कर सकते हैं, तो मैं आपको दूसरे फॉर्म में ले जा रहा हूँ। तो ये आपको पता चला कैसे उसने डिफाइन किया। अभी तो वो बहुत पीछे है हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल, पर ये मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि आपको पता चले सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी, इसलिए आपको क्लियर होना चाहिए रीजन के ये क्या हो रहा है। अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे पास आपको मालूम होगा कि पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो हम ऐसा लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर की जगह पे काइनेटिक एनर्जी, और मैं ऐसा लिख सकता हूँ काइनेटिक एनर्जी की जगह पे 1/2 mv स्क्वायर इज EV। ओके, पोटेंशियल है। अभी मेरे पास लैम्डा इक्वल टू h बाई p है, p इज mv है, तो आपको मालूम है k इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m। ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको, ये आपको मालूम है कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा आपको। देखो, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, ठीक है। अभी मैं आपको मोमेंटम लाना है, तो ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय m। आप देखो अभी ये m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो ये m स्क्वायर v स्क्वायर इज p स्क्वायर होगा, p स्क्वायर बाय 2m इज ए काइनेटिक एनर्जी, तो k इज p स्क्वायर बाय 2m। ओके, तो ये पता चल गया आपको p स्क्वायर बाय 2m 1/2 mv स्क्वायर, तो ये k इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m। तो अभी हम ऐसा लिख सकते हैं p की जगह में p स्क्वायर इज 2mk और p इज अंडर रूट ऑफ 2mk, तो हम ऐसा लिख सकते हैं लैम्डा इक्वल टू h बाय p इंस्टेड ऑफ मोमेंटम वी राइट 2mk, बट हम ऐसा लिख सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ काइनेटिक एनर्जी वी राइट काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ev और इट इज नोन एज QE। तो ये लैम्डा आपका पोटेंशियल के फॉर्म में आ गया, पोटेंशियल। ये आपका फर्स्ट टाइम हुआ कि पोटेंशियल एंड लैम्डा का भी रिलेशन। तो ये हमने डेवलप किया पोटेंशियल एंड वेवलेंथ डी ब्रोगली का रिलेशन। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ चाहिए तो 2 मिनट में मिल जाएगी। पहले यहाँ तक आप आ जाओ, फिर हम मास और सब कुछ जानते हैं तो उसमें लिख देते हैं। किसी स्टेप में प्रॉब्लम हो तो आप बोलो, कोई भी टेंशन मत लो, आप कुछ भी पूछ सकते हो। सर एक बार समझाओ पाछू। जो આપણે છે ને stopping potential EV0 is 1/2 mv maximum square, that will be explained by the Einstein। आइंस्टाइन ने ऐसे बोला था कि जब इलेक्ट्रॉन को स्टॉप करते हैं एक ऐसा नेगेटिव पोटेंशियल रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, आएंगे नहीं। यदि आपको ले जाना है
तो उसको काइनेटिक एनर्जी देना पड़ेगा। तो उस टाइम में हमने लिखा था इमेजर इज 1/2 mv मैक्सिमम स्क्वायर, याद है। अब मुझे मैक्सिमम वेलोसिटी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, ev is 1/2 mv स्क्वायर। ev is 1/2 mv स्क्वायर, वो क्या है हमारा 1/2 mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो ये काइनेटिक एनर्जी cv हो गया आपका। अब बोलो सही है, Yes, sir. ये पता चला आपको। ये काइनेटिक एनर्जी मैंने लिखी है 1/2 mv स्क्वायर, वही काइनेटिक एनर्जी ev भी है। ये अब है ना, आपको माइंड ज्यादा चलाना पड़ेगा, शार्पनेस। ये इक्वेशन बहुत सारे फिजिक्स में आ रहा है, जितने आप पढ़ रहे हो ना उससे ज्यादा तो इक्वेशन बनते ही आप, और वो अप्लाई करने होते हैं ना, वो जेडबल में हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, एक चैप्टर में दूसरे चैप्टर में चले जाते। तो आपको ये ना ज्यादातर प्रैक्टिस लिख के करनी, जितना आप अच्छी तरह करोगे इतना आपको इजी रहेगा। जितना आप फिजिक्स को डेप्थ में समझो, अच्छा है, आपको अच्छा लग रहा है, आपको पता चल रहा है, तो ज्यादा अच्छी तरह समझो। तो ये मैंने काइनेटिक एनर्जी ईवी लिख दिया है। अभी लैम्डा इज h by p, p क्या है, mv है। अभी मुझे प्रॉब्लम है मोमेंटम को हटाना है, तो मैंने काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर की। फिर मैंने क्या किया, m से मल्टीप्लाई किया, m से डिवाइड किया, तो m स्क्वायर v स्क्वायर बाय 2m हो जाएगा। हो सकता है ये मोमेंटम का स्क्वायर है, तो ये p स्क्वायर बाय 2m में लिख सकता हूँ। जो मैं 11 में लिख रहा हूँ वही मैंने लिखा है कि इक्वल टू b स्क्वायर बाय 2m। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ p स्क्वायर इज 2m के, तो p इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2m के मोमेंटम। Yes. फिर मैंने क्या किया, लैम्डा इक्वल h बाय v, p की वैल्यू 2m के रख दी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास दूसरे फॉर्म में ये रही, ये भी है कि नहीं पोटेंशियल में। तो मैंने इंस्टेड ऑफ ई मैंने क्यों ही लिख दिया, क्योंकि कभी कभी आपको अल्फा पार्टिकल देंगे, कभी कभी इलेक्ट्रॉन देंगे। इलेक्ट्रॉन देंगे तो ई लिखेंगे, जब हमें कोई अल्फा पार्टिकल देगा तो मुझे टी लिखना पड़ेगा, बिकॉज 2He4 इज अल्फा पार्टिकल, तो चार्ज तो बदलाता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने केवल h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2m क्यू ही रखा है। इंस्टेड ऑफ ev मैंने लिखा है qv because of v is a potential and q is a charge। किसी को कुछ भी पता ना चले, पहले आप पूछ लो मुझे। ये पता चला आपको, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लो अभी। क्लियर है? तो मैं अभी आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में आगे बढ़ बता सकता हूँ कि कैसे वो बिहेव करता है वेव नेचर में। चलो, तो किसी को डाउट नहीं है? कहाँ पे x इनफाइनाइट कैसे होगा, x कहाँ पे की बात कर रहा है? तो का 9.1 10⁻31 आपके पास चार्ज रहेगा E का 1.6 10⁻90 और ये वोल्टेज है 120 वोल्ट। तो अभी लैम्डा इज 6.62 बार, ये आपका हो जाएगा 50। ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा मेरे लिए। 3494.4।
3 4 494.4. 3494.4 ऐसा है? Yes, sir. ओके, अभी उसका रूट निकाला तूने? Yes, sir. कितना? 59.11. 59.11. ओके, डिवाइड किया? Sir, whole answer 0.112. पॉइंट 1 बोल दे 0.112. 112। अब देख लो, आपका जो वेवलेंथ आ रहा है 0.112 नैनोमीटर, ये है ना एंगस्ट्रॉम जैसा होना चाहिए इलेक्ट्रॉन के लिए, तो आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बिहेव लाइक एज ए वेव नेचर। ये इलेक्ट्रॉन की जो वेवलेंथ है वो बड़ी है उसके मास के हिसाब से। वो जैसे आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन को मेटल में से बाहर निकालना है तो उसका वर्क फंक्शन कितना एनर्जी चाहिए आपको, तो करीब 100 वोल्ट से शुरू होता है, तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। हम घर में इलेक्ट्रॉन को 230 वोल्ट क्यों दे रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इजीली मूवेबल, अदरवाइज हमने लो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी ना तो बाहर नहीं आ रहे, इसलिए लो वोल्टेज बोला जाता है। उसमें आपको लाइट कम मिलती है तो उसको लो वोल्टेज बोलते हैं, इसलिए उसको मिनिमम 100 वोल्ट से ज्यादा देना है तो हमने 120 ली, एटलीस्ट 100 वोल्ट से ज्यादा ले, आप 110 भी ले सकते हो, तो तब इलेक्ट्रॉन थोड़ा मूव होने लगेगा, और अब 230 वोल्ट देंगे तो कंप्लीटली मूव होगा, जो हमारे घर पे होता है, तो हमें लाइट मिलती है, तो पूरे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं और मोशन भी करते हैं इसलिए। तो आप ये लिख सकते हो, फिर हम आगे बढ़े। दीपराज पता चल रहा है? यस सर। ओके, और ध्यान रखना है, सब अच्छी तरह समझना है। होगा सबका? लास्ट टाइम कहाँ पे चैप्टर નો ટેસ્ટ હતો બોલી એમસીક્યુ નો 11 માં? સર 4 5 5 નહોતો. 4 5 ને, તો આ વખતે 6 7 આવશે, બે ચેપ્ટર દરેક વખતે લેવાનું 11 માટે, અને પેલું 12th નું તો અત્યારે ચાલુ છે એમાં આપણે આવી જશે, અને એવું હશે તો આ ચેપ્ટરો પતી જાય ને એટલે આપણે એમસીક્યુ નો ટેસ્ટ વધારી દઈશું.
गया आपका? देखा आपने इलेक्ट्रॉन का जो मास है 31 में है, उससे वेवलेंथ उसकी बड़ी है, यानी ये आपको मूव होगा वेव नेचर की तरह, वेवलेंथ की तरह, यानी वो अभी वेव नेचर में है। पार्टिकल तो हमें पहले से मालूम है, अभी वेव नेचर हमने अभी प्रूव किया। इसलिए कभी कभी वो वेव नेचर में आ जाता है, कभी कभी वो पार्टिकल नेचर में हो जाता है। किसी साइंटिस्ट का एक्सप्लेनेशन का जब वोल्टेज हम नहीं देते तो वो पार्टिकल नेचर में मिलता है, जब उसको वोल्टेज सप्लाई देते हैं तो वो वेव नेचर में आ जाता है। यानी कि यहाँ पे दो नेचर हो जाते हैं, इस ड्युअलिटी ऑफ नेचर। तो हो गया है। Yes. अभी है ना, तुम्हें सामने ना हाइजेनबर्ग है, ये तो फोटो सेल हमारा थिंकिंग के लिए है, तो हाइजेनबर्ग हमें आज किया है तो प्रूव कर दे कि कैसे किया। ये फिगर आपने ड्रॉ की तो अच्छा है, नहीं तो वापस मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। चलो अभी एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल ये आपने लिख लिया है, तो यहाँ से ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन इज अ वेव नेचर। चलो अभी आगे हाइजेनबर्ग। आपको ये बुक की लैंग्वेज में पता ना चले तो मेरी तरफ से आपको ड्रॉ करना है, जो मैंने अभी आपको दिखा ना वैसे ही, तो किसी को भी माइंड में उतर जाएगा कि ये क्या एक्सप्लेन कर रहा है। ये बुक में दिया नहीं है, ये सब प्रॉब्लम है। चलो अभी हाइजेनबर्ग अनसर्टेन प्रिंसिपल रीड करना पड़ेगा तुम्हें। 26. Explain Heisenberg's uncertainty principle. Position of particle and momentum cannot be measured simultaneously at the time. There is always uncertainty in position delta x. 2 मिनट, एक ही टाइम पे आपको पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों नहीं मिल सकते। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि यहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी पोजीशन है, तो मोमेंटम नहीं, मूवमेंट नहीं कर रहा। यदि मेरा मोमेंटम है तो मुझे पोजीशन नहीं है, सीधी बात। एक सिंपल लैंग्वेज में फिजिक्स ऐसा वो लोग बोल रहे हैं, पर मैंने आपको इसलिए एक्सप्लेन किया कि ये लोग ने बहुत सारी जगह पे एडवांस लेवल पे रिसर्च करके ये दिखा है। मैं अभी आपको सिंपल, ये लोग बोल रहे हैं ऐसा कि अभी मेरी पोजीशन है तो मेरा मोमेंटम नहीं होगा, यदि मेरी मोमेंटम होगी तो मेरी पोजीशन नहीं होगी, तो उसका मल्टीप्लिकेशन डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा बी एच कट अपॉन 2 पाई, अदरवाइज एच अपॉन 4 पाई। आगे There is always a uncertainty in position. नहीं आता है, एच कट आता है, अदरवाइज एच अपॉन 2 पाई आएगा। नहीं, एच अपॉन 4 पाई है, सही है। चलो ओके। There is always uncertainty in position delta x and in momentum delta p. Therefore, delta x into delta p is approximately h. Therefore, delta x into delta p is approximately h by 1, where h is equals to h by 2 pi. H cut is equals to h by 2 pi. From equation 1, if delta x gives 0, then delta p gives infinity. And when delta p gives infinity, then delta x gives, and then delta p gives 0, then delta x gives infinity. By making on quantity, डायरेक्ट एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उससे बढ़िया है मैंने जो फिगर ड्रॉ की थी ना, वो आप किसी को भी समझाओगे तो उसको पता चल जाएगा। पता है ना मैंने कौन सी फिगर ड्रॉ की थी? पहले आपको एक वेव दिखाना है, वहां पे आपको है ना बोल देना है कि वेवलेंथ फिक्स है तो मोमेंटम आपका फिक्स है, तो पोजीशन अनसर्टेन है। और दूसरे में ऐसा बोलना है कि आपकी पोजीशन फिक्स हो रही है, बहुत सारे वेव दूसरे पे सुपरपोज हो रहे हैं, तो उसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है,
तो वेवलेंथ बहुत सारी चेंज होती है, उसके कारण उसके मोमेंटम में चेंज आता है। यानी हम एक चीज को सर्टेनिटी की ओर ले जा रहे हैं तो दूसरी चीज अनसर्टेनिटी की ओर चली जाती है, उसका मल्टीप्लिकेशन h/4 पाई। आगे If electron possesses definite momentum p, that is delta p is equals to 0, then it has definite wavelength lambda. Therefore, lambda is equals to h by p. By making one quantity definite, another quantity became undefinite. This is reality of microscopic particles. A wave of definite wavelength extends all over space. Thus, electron is not localized in any finite region of space. That is, its position uncertainty is infinite, delta x is infinite, which is consistent with the uncertainty. उसकी आवाज नहीं आ रही है? Sir, thank you. ठीक है, ओके। तो ये आपको पता चला। तो अभी प्रॉब्लम शुरू करना है कि नेक्स्ट टाइम करना है? बोलो, आप अभी करना है तो कर सकते हैं। ये पता चला आपको आज का? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? ओके, तो नेक्स्ट टाइम करना है कि आज करना है प्रॉब्लम? वेव पैकेट कर देना है। ओके, वेव पैकेट क्या होता है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। पैकेट यानी एक स्मॉल पोर्शन, उसमें वेव नेचर आपको डिफाइन करना है। तो बहुत सारी जगह को इनफाइनाइट को वेव पैकेट नहीं कहते, जिसमें वेव आ जाएगा। पहले हम बहुत सारी जगह पे जाएंगे। तो यहाँ पे ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे वेव्स जा रहा है, दूसरे वेव्स पे कॉन्साइड हो रहा है, तो उसका जो लिमिटेड पोर्शन होता है जिसमें ये वेव डिफाइन होगा, इट इज नोन एज अ वेव पैकेट। तो हम इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में बहुत सारे वेव को सुपरपोज करें, तो बहुत सारे वेव का इफेक्टिव रिजल्टेंट हमें कोई पोजीशन पे मिलेगा, तो उसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। तो अभी देखना है तो वेव पैकेट देख लेते हैं। चलो अभी वेव पैकेट 27. What is wave packet? Explained by using necessary diagram. Resultant wave obtained by superposition of waves of different wavelength is called wave packet. यस, Matter wave बहुत सारे वेव सुपरपोज करके हमें रिजल्टेंट वेव जो मिलेगा उसको हम वेव पैकेट बोलते हैं। यानी बहुत सारे वेव इनफाइनाइट डिस्टेंस तक पहले होंगे, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, वो एक दूसरे पे सुपरपोज होंगे, तो हमें रिजल्टेंट वेव कोई पोजीशन में मिलेगा, इट इज नोन एज अ वेव फ्रंट। वो आपका वेव फ्रंट है। यदि आपको ड्रॉ करना है तो हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत सारे वेव तो मैं नहीं दिखा सकता, पर करीब 3-4 वेव दिखा देने का, ये बहुत सारे वेव, और छोड़ देने का, ऐसा नहीं है कि ये सर छोड़ देने का, बहुत सारे वेव और डिफरेंट वेव है, और ये सुपरपोज हुए ना, तो ऐसा हुआ। तो ये हमारा हुआ ना, वो हमारा वेव पैकेट। बहुत सारे वेव सुपरपोज होंगे तब हमें वेव पैकेट मिलेगा। आगे matter wave associated with electron is not extended in infinite space. It is a wave packet extended about the central wavelength. In this condition, delta x is not infinite. कोई भी इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आगे जाएगा, तो इट इज नॉट मूविंग इन इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसकी एनर्जी कभी तो लीक हो जाएगी, तो वो लिमिटेड पोर्शन में आ जाएगा, इट इज नोन एज ए वेव पैकेट। आगे In this condition, delta x is not infinite, but it has some definite value which depend on range of wave packet. Also, Okay. a wave packet also a wave packet does not have indefinite wavelength, but made up of number of wavelengths about a central wavelength. With यानी बहुत description of सारे wave wavelength packet, होगी, दो मिनट।
यानी फाइनाइट वेवलेंथ रखेंगे, 1 है, 2 है, ऐसी 15 है, 20 है, 25 है, पर इनफाइनाइट वेवलेंथ नहीं रखेंगे, तभी हमें ऐसा उसका फाइनाइट पोजीशन मिल पाएगा। आगे With description of wave packet with deep logis relation and bonds probability interpretation reproduce the Heisenberg's uncertainty principle exactly. Figure A shows a schematic diagram of wave packet and figure B shows an extended wave with fixed wavelength. ओके, आगे हाँ वो तो Thank you, sir. पोजीशन इनफाइनाइट नहीं होगा, जैसे आपको फाइनाइट पोजीशन मिलेगी, फाइनाइट उसकी वेवलेंथ मिलेगी। ओके, तो आप बोलो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हो। ना सर नहीं। ओके, तो कल सुबह में